शशि सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो हालात हैं, पहले शिवसेना फिर एनसीपी, अब इसके बाद क्या कांग्रेस का नंबर है? टूटेगी कांग्रेस? जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, अजीत पवार दावा कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी चले ही गए। नमस्ते। कांग्रेस अभी टूटेगी, पहले हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। भी कांग्रेस टूटेगी, इससे अच्छा हम लोग थोड़ा पीछे मुड़ के देखें। ये जो महाराष्ट्र में भाजपा ने पार्टी तोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया, वो राज्यसभा विधान परिषद के पिछले चुनाव के समय से ही किया था। तब आपको याद होगा कि अशोक चौहान और कुछ विधायक समय पर जिसके कारण कांग्रेस में फूट पड़ी, ऐसी चर्चा शुरू होने वाली थी। लेकिन उसी समय एकनाथ शिंदे सूरत से फिर गुवाहाटी वगैरह चले गए, तो वो बात वही उसी समय दब गई थी। तो इन तीन पार्टियों के अलायंस में महाविकास आघाड़ी में कुछ तो दिक्कत नहीं। युवराज सर के पास से कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। मुझे लगता है युवराज सर कहीं कनेक्ट होने के बाद वो दिक्कत हो रही है। आप बोले सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर पिछले चुनाव के समय, विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव के समय ही कांग्रेस टूट जाएगी, ऐसी स्थिति थी और वो हुआ भी था। और उस वाले राज्यसभा इलेक्शन में लगभग महाविकास आघाड़ी के सभी दलों के कुछ ना कुछ वोट टूट गए थे और भाजपा उसमें कामयाब हो गई थी। अब फिर एक बार उसी प्रकार से 6 जगह की वो एक दिलचस्प चुनावी स्थिति आ गई है और इस बार फिर से हो सकता है कि कांग्रेस पर अभी हमला किया जाएगा। कांग्रेस टूटेगी ऐसा तो मुझे अभी नहीं लग रहा, क्योंकि 2 पार्टी टूटने के बाद कांग्रेस को भी अगर तोड़ देंगे बीजेपी, तो अब भाजपा कामयाब हो जाती कांग्रेस को तोड़ने में, तो उसमें कांग्रेस का नुकसान कम और भाजपा का नुकसान ज्यादा होगा। ये मैं इस हिसाब से कह रहा हूं क्योंकि 2 पार्टियों पे इतने बड़े डाके डालने के बाद, और ये डाका और चोरी डकैती के एंगल से ही सामान्य लोग देख रहे हैं इस बात को, भाजपा का समर्थक भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है। तो कांग्रेस को भी अगर भाजपा तोड़ने में सफल हो जाती है, तो कांग्रेस कैसे कमजोर है, कांग्रेस कैसे भाजपा के सामने खड़ी नहीं हो सकती है, इस मुद्दे से ज्यादा भाजपा और कितने दलों को खत्म करेगी, ये चर्चा ज्यादा महाराष्ट्र में हो जाएगी और फिर जनता भाजपा को खत्म करने की दिशा में और तेजी से जा सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस इस इलेक्शन में टूटेगी, ऐसा मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। एक नंबर 2, ये हो सकता है कि एनसीपी का औपचारिक रूप से एनसीपी अजित पवार के पास देने के बाद और शिवसेना भी औपचारिक रूप से एकनाथ शिंदे के पास देने के बाद, जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी के पास है विधायक, उनके ऊपर दबाव होगा कि आप किस तरफ वोट करोगे और आपके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन का हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के दबाव वो पैदा कर सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव अभी तुरंत में, तो जो कुछ ही दिनों में अगर लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो ऐसे बैकग्राउंड पर इतना बेवकूफी वाला हरकत होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये समय बहुत ही क्या कहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बेशर्मी की कितनी हदें हो सकती है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भाजपा का अब तक का जो व्यवहार हम देख रहे हैं, तो हो सकता है भाजपा इससे भी नीचे गिर जाए। तो ये तो उसमें अंडरलाइनिंग है ही है। हम जितनी भी बात करें तो उसमें टीएनसी अप्लाइड है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन ये वाली बात है। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस के टूटने की संभावना ज्यादा नहीं है। बाबा सिद्दीकी ने रेजिग्नेशन दे दिया, वो ठीक है। वो ऐसा है ना कि महायुति जो बनी है अभी, भाजपा ने बनाई है 2 पार्टी तोड़कर, तो उसमें अजित पवार की एनसीपी को सेकुलर रखना ये भाजपा की जरूरत है। और इसलिए हो सकता है कि अजित पवार बाबा सिद्दीकी जैसे पैसे वाले एकदम स्ट्रॉन्ग आदमी को, मुसलमान चेहरे को राज्यसभा पे भेजने के लिए उम्मीदवारी दे सकती है।
उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, देगी ऐसा जरूर नहीं, लेकिन दे भी सकते हैं। लेकिन अजित पवार की निजी इच्छा यही है कि अपने बेटे को भेज दे, लेकिन उतना वो पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि सारे लोग उसको उस बात को लेकर सहमत नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं। हो सकता है आगे उनको लोकसभा के लिए रखे। सेकुलर चेहरा के रूप में एनसीपी बाबा सिद्दीकी को आगे ला सकती है, और भाजपा चाहेगी कि वो आए, उसी तरह से आए, ताकि महाराष्ट्र के भीतर के जो प्रोग्रेसिव वोट है उसका कुछ हिस्सा बीजेपी अलायंस को मिले, तो ये हो सकता है। जी जी शशि सर, क्या कुछ बदलेगा इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर हम बात करें तो? उससे इंडिया गठबंधन के अंदर अभी अभी जो परिस्थिति है उद्धव ठाकरे को लेकर के भी, जिस तरीके से शिंदे को देखा जाए और फिर अजीत पवार को देखा जाए, चाहे वो शिवसेना की बात हो तो भी सिंबल जो है वो शिंदे के पास गया, फिर अजीत पवार की बात हो तो वो भी एनसीपी भी, भाई एनसीपी की कमान भी उनके हाथ में ही चली गई है। तो इसके बाद चाहे एनसीपी की हम बात करें या उद्धव ठाकरे की बात करें, इन दोनों के क्या इन दोनों राजनीतिक दलों में भी कमजोरी आएगी? और अगर कमजोरी आई है, क्योंकि वोट बैंक किधर जा रहा है इन सारी चीजों को देखते हुए, अगर वोट बैंक इनके हाथ से निकल रहा है, इनसे दूर जा रहा है, तो फिर क्या निश्चित तौर पे फिर तो इंडिया गठबंधन भी वहां पर कमजोर होगा। और जो 3 राज्य बताए जा रहे थे उनके हालात काफी बदल गए हैं अब। महाराष्ट्र में देखिए, एक होता है परसेप्शन वाला मामला, तो परसेप्शन वाले मामले में भाजपा बहुत ही बैकफुट पर है। महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थन में भाजपा के लोग भी खुलकर नहीं आ रहे। नहीं तो आमतौर पर मोदी जी की कोई भी अगर बकवास चीज आ जाती है, थाली बजाने से लेकर नाली के गैस से चाय बनाने तक, ऐसी कुछ भी बकवास जब भी करते रहे, तो भाजपा के नीचे के कार्यकर्ता जो है, कैडर जो है, उतने ही उत्साह के साथ उस बेवकूफी का समर्थन करते हुए हमें नजर आते रहे। लेकिन ये दो पार्टियों का जब से तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद जो मैं सड़क पर आमतौर पर लोगों का कैडर का देख रहा हूँ भाजपा के, वो लोग उतने उत्साह में इस बात को समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो परसेप्शन के स्तर पर ये बात है, लेकिन चुनाव सिर्फ परसेप्शन पे नहीं चलता ना। चुनाव में आपको एक संगठन की शक्ति, और सबसे बड़ी बात तो आज की तारीख में आर्थिक शक्ति की बहुत जरूरत पड़ती है। और आर्थिक मामले में और संगठन वाले मामले में भाजपा अब एकदम मजबूत स्थिति में है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं हो सकती। और भाजपा के साथ जो नेता घटक दल गए हैं, वो भी सारे आर्थिक रूप से और हर मामले में, मसल पावर मनी पावर दोनों मामले में काफी मजबूत है। पिछले कुछ दिनों की हमारे यहाँ की जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, गोलीबारी के, कल की भी और उसके पहले की भी, उसके बाद तो हमको निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि सारे गुंडे या मवाली या जिसको आप कहें मसलमैन, वो भी भाजपा के गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो वो चुनाव के समय वोट को ट्रांसलेट करने में काम आते हैं, वोट को निकालने में काम आते हैं। तो भाजपा इस बार चुनाव लड़ रही है ऑर्गेनाइजेशनली, पूरी यंत्रणा को कब्जे में रखकर। भाजपा इस बार का चुनाव महाराष्ट्र में कम से कम नैरेटिव पे जीत नहीं सकती। नैरेटिव भाजपा के पूरी तरह से खिलाफ गया है। अब अगर नैरेटिव स्ट्रांगली जो अभी उभर के आ रहा है एंटी बीजेपी, वो नैरेटिव अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन जो है उसके पक्ष में चला जाता है। और अभी की स्थिति ऐसी है कि गठबंधन काफी मजबूत दिख रहा है महाराष्ट्र में। बाकी राज्यों की स्थिति अलग होगी, बिहार की हम लोग जानते हैं क्या स्थिति है, लेकिन महाराष्ट्र में ये गठबंधन काफी मजबूत हो गया है। दो पार्टी टूटने के बावजूद वो एक सेंटिमेंट उन दोनों मूल दलों के लिए ही है, ऑफिशियली कुछ भी कहे कानूनी स्तर पर। और कांग्रेस जो टूटने वाली थी, वो अब तक टूटी नहीं है। और राज्यसभा में अभी टूटेगी तो बहुत देर हो चुकी टूटने में, क्योंकि कांग्रेस को अभी तोड़कर बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं। तो ये तीन दल एक साथ आ गए, और वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश आंबेडकर जो है, ये एक डार्क हॉर्स है। वो अगर अभी इंडिया अलायंस के साथ फॉर्मली ठीक से कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिए तो उसका असर बहुत बड़ा हो जाएगा। तीसरा एक फैक्टर जो मुझे लग रहा है, इस चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में, एक नाम कांग्रेस की तरफ से, एक जो सीट कांग्रेस की राज्यसभा में भेजी जानी है, तो उसमें कैंडिडेट के रूप में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर का नाम भी सामने आ रहा है। तो पॉलिटिकली अगर प्रकाश आंबेडकर जी का नाम आगे आ जाता है एज एन कैंडिडेट, और उनको अगर राज्यसभा में भेजा जाता है,
तो ये जो इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में है, उसका सीमेंटिंग हो जाएगा और वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और ये स्ट्रांग अलायंस भाजपा की मुश्किलें खड़ी कर सकती है। मतलब 48 में से आप मान के चलिए कि 35 मिनिमम 35 सीट ऐसे हो जाती है कि जहां पर इंडिया अलायंस सीधे सीधे फाइट में आ जाती है और वो विनिंग सिचुएशन में आ जाती है कम से कम। अब आकलन तो इस तरह स्तर पर भी आ रहा है कि 40 तक भी ले जा सकती है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इतने सारे खेल के बाद भी परसेप्शन नैरेटिव के मामले में इंडिया अलायंस काफी एडवांस है और मनी मसल पावर और यंत्रणा कब्जे में रखने के मामले में भाजपा अलायंस काफी स्ट्रॉन्ग फुट पर है। तो लोकतंत्र में देखते हैं अभी सार्वभौम कौन है, अल्टीमेटली वोटर्स का सॉवरेंटी का सवाल है। जी जी शशि सर, जिस तरीके से 2019 की अगर हम बात करें तो जो जितनी बड़ी जीत एक एनडीए को मिली थी, शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी तो 41 सीटें वहां पर जीतने में इनको कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन अब ये जो भाजपा का गठबंधन है, भाई इनके पास अभी भी शिवसेना भी है, अब इनके पास एनसीपी भी आ गई है। तो ये जो स्थिति है वो किस तरीके से उसको आप देखते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि बिना ठाकरे परिवार के शिवसेना इनके साथ जुड़े होने का इनको क्या कुछ फायदा मिलेगा अलग से? और दूसरा, सीट बंटवारा, क्या वहां पर कोई इशू है, कुछ चर्चा हो रही है एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के? एनडीए के अंदर ही सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा झमेले होंगे, हो भी रहे होंगे, लेकिन उसमें एक सुपर बॉस है जिनके आश्रय में दो दल है। तो वहां से तो डायरेक्शन ही आएगी कि आपको फलाने व्यक्ति को फलाने जगह से आपको लड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल शिवसेना के एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से राज्यसभा के लिए अभी जो कैंडिडेट तय करना है, तो उसमें मिलिंद देवरा का नाम आ रहा है। तो मिलिंद देवरा कांग्रेस से निकल गए, एकनाथ शिंदे के पास चले गए। तो एकनाथ शिंदे को सिर्फ बताना है उनको कि भाई आपको मिलिंद देवरा को देना है कैंडिडेचर। उसी तरह से बाबा सिद्दीकी का है कि अगर बाबा सिद्दीकी एनसीपी के कैंडिडेट बनते तो उसमें अजित पवार का कितना रोल है और दिल्ली का कितना रोल है, एक संशोधन का विषय हो जाएगा। तो एनडीए में दिक्कतें जरूर है, लेकिन एनडीए में ऊपर से डायरेक्शंस आएगी और डायरेक्शंस लाकर मामला निपटाया जाएगा। इतना आसान, इतना सरल है। दिक्कत डायरेक्शन देने वालों की अभी, कि किसको भेजे और किसको छोड़े, क्योंकि भाजपा का इंटरनल जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो एक डिसिप्लिन वाला कैडर बेस्ड स्ट्रक्चर है, बाहरी रूप से हमको नजर आता है, लेकिन अंदर से वो तो बौखलाहट है। कई सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। हम जब मजाक में कहते हैं भाई भाजपा के विधायक को दरी बिछाना और दरी उठाने का ही काम रह गया है, तो वो बात तो भाजपा के लोगों को भी समझ में आ रही है ना। तो बाहर के आप देखिए ना, राज्यसभा के चुनाव में भी आप कांग्रेस के ही कुछ लोगों को वहां राज्यसभा में दोबारा भेज रहे हैं। 5 साल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद उनके हाथ में लगा क्या है? कुछ भी नहीं। मतलब रियल पावर वो जरूर चला रहे हैं, लेकिन कुर्सी वाली जो राजनीति होती है, प्रतिनिधित्व वाली जो राजनीति होती है, उसमें तो कुल मिलाकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के ही लोगों का फायदा हुआ है, भले यहां से वहां चले जाए कुछ भी हो। तो लोकसभा चुनाव के समय कैंडिडेचर देते समय यही दिक्कत दिल्ली से होने वाली कि किसको दे या किसको नहीं दे। मुझे ऐसे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट भाजपा के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ाई जाएगी। ये जो दो ग्रुप्स है, पार्टीज है, इनको ज्यादा स्पेस लोकसभा के लिए नहीं दिया जाएगा। इनको कहा जाएगा भाई आप विधानसभा में आपको आपका स्पेस रखा जाएगा, लेकिन लोकसभा चूंकि मोदी साहब को फिर से लाना है तो आपको कमल के चुनाव चिन्ह पर ही ज्यादा से ज्यादा आपको सीट लड़नी पड़ेगी। ये होने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी किसी भी सूरत में ऐसी रिस्क नहीं लेगी जहां पर वो गठबंधन के दलों के लिए लोकसभा की ज्यादा सीट छोड़ दे। मैक्सिमम महाराष्ट्र की सीट बीजेपी खुद लड़ेगी, भले वो कैंडिडेट एनसीपी से ले लेगी या अजित पवार से लेगी या एकनाथ शिंदे से लेगी, लेकिन लड़ेगी तो बीजेपी। तो ये तो होने वाला है। इंडिया अलायंस में लगभग जो सीट का बंटवारा जो हमें पब्लिक डोमेन में बात समझ में आ रही है, लगभग पूरा हो चुका है। कुछ सीटें जरूर है कि जहां पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि ऑर्गेनाइजेशनली और फाइनेंशियली वीक होते हुए भी, कमजोर होते हुए भी, इंडिया अलायंस चुनावी रणनीति के स्ट्रेटेजी के मामले में थोड़ा सा एक कदम आगे हमको दिख रही है। और एनडीए अलायंस जो है
बीजेपी जो है वो अभी भी एक जिसको बोलते हैं हम लोग धक्का तंत्र, शॉक देने के पोजीशन में ही लग रही है कि वो आइन आइन मौके पर किसको कहाँ से खड़ा करेगी ये हमको पता नहीं चलेगा। क्योंकि अब अभी राज्यसभा में जो रिटायर होने वाले लोग हैं उनमें से जो निष्ठावान भाजपाई है जावड़ेकर जैसे, उनको भी घर पे भेज रहे। और नारायण राणे जो शिवसेना वाया कांग्रेस बीजेपी में आए हैं, उनको हो सकता है रिपीट करें या उनको लोकसभा के लिए लड़ाए। तो ये जो फैक्टर्स है ये अल्टीमेटली पॉलिटिकली ऑपरेट जरूर होता है और उनका भी एक अपना प्रभाव होता है। तो दिक्कत दिल्ली को है, दिक्कत महाराष्ट्र के इंडिया अलायंस को ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रही। जी शशि सर, जो हम माहौल की बात कर रहे थे कि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि एक राममय माहौल है और ये सारी चीजें, उसके बाद भाजपा की तरफ से ये दावा किया जाता है कि भाई जो जितने भी चुनाव जीते जाते हैं वो सारा प्रधानमंत्री के दम पर, उनके चेहरे के दम पर। खुद प्रधानमंत्री भी संसद में सीना ठोक करके ये बात कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। उसके बाद भी अब ये इस तरीके के दूसरे दलों को अपने साथ जोड़ना और फिर उससे भी आगे बढ़ करके अन्य दलों के नेताओं को तोड़ करके ला करके और अपने यहाँ पास अपने साथ जोड़ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अब जब सारी चीजें आपके फेवर में हैं, अगर आपका जो जिस हिसाब से आप दावा कर रहे हैं 400 पार 400 पार, तो फिर जरूरत क्या है इन सारे नेताओं की और दूसरी पार्टियां तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप देखिए, थोड़ा सा अमित शाह का जो क्रोनोलॉजी वाला वाकया रहता ना, उस क्रोनोलॉजी को समझिए। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने बोला संसद में कि एक अकेला सब पे भारी है, उसके बाद से मोदी साहब को और भाजपा को दोनों का ऐसा एक रियलाइजेशन हो गया कि वो अकेले हैं। तो भारी का तो बाद में सवाल आ गया, वो अकेले पड़ रहे। तो जैसे जैसे उनको अकेले होने का एहसास बढ़ते गया, वैसे वैसे वो जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गए। उसके बाद ये सारा चक्कर ज्यादा तेजी से हो गया। अदरवाइज अगर एक फुल फ्लेज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, एक सिंगल पार्टी फुल फ्लेज मेजोरिटी लाती है और उसके बाद तीसरी टर्म में जाने की बात कर रही है, तो उसको तो और किसी की जरूरत नहीं थी। इतने सारे पावर शेयरिंग में जाने की क्या जरूरत है? आपको जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप अकेले पड़ गए। तो उसके बाद से आप लगातार देखिए कि हर राज्य में वो एक नए समीकरण बनाने की कोशिश में लग गए। उनको भी मालूम है, भाजपा को मालूम है कि पिछली बार जिन इलाकों में जिन सीटों पर वो जीत गई थी, वो अगली बार उन सीटों पर जीतेगी, ऐसी स्थिति नहीं है। तो नए इलाके आपको जीतने पड़ेंगे और जहां जीत नहीं सकते वहां पर जीतने वाले फोर्सेस को अपने साथ लेना पड़ेगा। तो अपने साथ अगर लेना है तो नैरेटिव इतना इनका फंसा हुआ है कि कोई उस नैरेटिव पे अलायंस पार्टनर्स नहीं मिल रहे, तो फिर आपको ब्लैकमेलिंग करनी पड़ रही है। आपको ईडी सीबीआई ये सारा जो सत्ता कारण का जो खेल होता है, तो सत्ता की राजनीति में जो खेल करना पड़ता है, वो सारे हथकंडे साम दाम दंड भेद वाले, वो सारे हथकंडे अभी भाजपा को अपनाने पड़ रहे। ये यही दर्शाता है कि भाजपा भारत के राजनीतिक पटल पर पूरी तरह से एक अकेली पड़ चुकी है और वो एक माइनॉरिटी फोर्स है। गोदी मीडिया या खुद मोदी साहब जितना भी अपना ढोल बजा ले, लेकिन हकीकत तो यही है कि उनके पास एक कंसोलिडेटेड वोट शेयर जरूर है, लेकिन वो कंसोलिडेटेड वोट माइनॉरिटी है देश के परिप्रेक्ष्य में। तो उस माइनॉरिटी वोट से ये आगे जा नहीं सकते। अब आपने राम मंदिर का मुद्दा लाया, मंदिर का चर्चा अपनी जगह पर है ना, उसकी हम चर्चा में नहीं जाएंगे, लेकिन राम मंदिर को आपने बुनाने की कोशिश की, यहां तक बुनाई कि राम को आप ही लेकर है। मतलब उसका दूसरा मतलब ये हो जाता है कि राम को भी भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने भाजपा की मेंबरशिप दे दी, तो राम ऑल्सो बिकेम कैडर ऑफ बीजेपी। इस हद तक वो खींच लिया। इसके बावजूद मैं लगातार बोल रहा हूँ, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 22 के बाद राम मंदिर का मुद्दा और राम आंदोलन का मुद्दा पीछे हट चुका है, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। अगर असर होता तो लिटमस टेस्ट तो बिहार है, क्योंकि आपने 22 तारीख को इतना बड़ा भव्य दिव्य राम मंदिर का उद्घाटन और एक शूद्र के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करा देने के बाद आप बिहार में नीतीश कुमार को फिर से गले नहीं लगाते। नीतीश कुमार को गले लगाने का ही मतलब हो गया कि आपकी खिचड़ी पक नहीं रही है, तो आपने बिहार को भी उसी तरह से बदलाव की तरफ ले गए। इस सारे खेल में यही हो रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी सोशल फोर्सेस को हिंदुत्व के नाम पर अपना कोर वोट शेयर को कंसोलिडेट करो और कॉन्ट्राडिक्टरी सोशल फोर्सेस को अपने साथ
ब्लैकमेल करके क्या बोलते हो, दादागिरी करके, पैसा देके, जैसे भी करके आप अपने साथ जोड़ के रखो और वो गणित जो है वो 272 के आगे ले जाओ। अब 272 के आगे ले जाना है तो उसके लिए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना पड़ता है। तो इसलिए एक अकेला सब पे भारी स्टेटमेंट के बाद अभी ये बोल रहे हैं कि हम लोग 400 पार कर लेंगे। 400 क्या है? आपके पास अगर इलेक्शन कमीशन है, ईवीएम मशीन है, आपके पास मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव बॉडी, मीडिया, ये चारों स्तंभ आपके खीसे में, आपके जेब में है। उसके बाद आप 400 की क्या बात करें? आप तो पूरा का पूरा लोकसभा ले जाना चाहिए, उसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं अगर यंत्रणा के हिसाब से बात करें तो। लेकिन आप एक साइकोलॉजिकल वारफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 आएंगे। गणित बैठ नहीं रहा ना। ये 400 भाजपा के कहां से आएंगे? उनके संगठनात्मक ताकत के बल पर और भारत के पूरे राजनीतिक मैप को देखने के बाद तो वो हो नहीं रहा है, इसलिए ये सारा जोड़ घटाव है। तो आने वाले दिनों में आपकी बात दुरुस्त है कि जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, तो अभी चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया जाएगा, क्योंकि जाट बहुत नाराज है। जाट इस हद तक नाराज है कि उनकी नाराज है अभी 16 फरवरी के बाद किस प्रकार से कर दिया गया सर, शशि सर कर दिया गया, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन, तीनों लोगों को कर दिया गया। तो अभी उस नाराजगी को कम करने का ये सारे प्रयास है, लेकिन इससे वो नाराजगी कम होगी क्या? अल्टीमेटली हो क्या गया है कि भारत रत्न आप दो मत दो, जो समाज के सवाल है उनको अब एड्रेस नहीं कर रहे। निर्मला सीतारमन और नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो 4 जातियां गिनाई है, उन 4 ही समाज के तबकों के खिलाफ सबसे ज्यादा नीतिगत फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल से लिए, और वो चारों सेक्शन अक्रॉस द कास्ट लाइन, अक्रॉस द रिलीजियस लाइन भाजपा के खिलाफ में। अब वो हमारी मतदाता और मतदान करने की जो प्रक्रिया है उसमें वो वोटिंग में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये एक दूसरा सवाल है। उसको ऑपोजिशन कैसे कैच कर पाती है, कितना कर पाती है, ये एक दूसरा सवाल है। लेकिन भाजपा के साथ ये सारे सेक्शंस नहीं है, इसीलिए एक अकेला सब पे भारी से अब एक अकेले से होने वाला नहीं है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ दो, लेकिन सबको जोड़ते समय अपनी हेकड़ी नहीं छोड़नी है। तो अपनी हेकड़ी रखते हुए सबको जोड़ने की बात आजकल मोदी साहब कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, और 2 महीने हैं हमारे पास, क्या होता है।